सोचिए अगर भारत को अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट में हरा दें तो कितना बवाल मचेगा। पूरा देश हल्ला मचा देगा, सबके इस्तीफे मांगे जाने लगेंगे। लेकिन यही देश भारत को आए दिन फुटबॉल में हराते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में फुटबॉल के प्रशंसक हैं जरूर, लेकिन बटे हुए हैं। एक तरफ बंगाल में फुटबॉल के लिए ऐसा क्रेज है मानो यूरोप फेल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप हिंदी बेल्ट यानी नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं तो उधर फुटबॉल बिल्कुल गायब नजर आता है। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण यह भी है कि कभी हमारी फुटबॉल टीम ने हमें एक होने का मौका ही नहीं दिया प्रदर्शन के साथ। लेकिन इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, इसमें AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से लेकर फुटबॉल से जुड़े हर उस शख्स की है जिन्होंने इस खेल को देश में देखा है, जिया है और इस खेल के साथ जुड़े हैं। भारत में फुटबॉल को चलाने वालों ने सही से चलाया नहीं, देखने वालों ने सही समय पर सवाल पूछा नहीं, और समय के साथ फुटबॉल का भारत में डाउनफॉल होता गया। भारत में फुटबॉल अब ढलते सूरज की तरह है, लेकिन यहां यह नहीं कहा जा सकता कि जब अगला दिन आएगा तो उसमें यही सूरज उगता हुआ आएगा, क्योंकि भारतीय फुटबॉल की कहानी कुछ ऐसी ही रही है। एक वक्त था जब भारत सिर्फ क्रिकेट का नहीं, फुटबॉल का भी पागल और दीवाना हुआ करता था। कोलकाता के मैदान में हजारों लोग चुनी गोस्वामी, PK बैनर्जी को चीयर करने आते थे। दुनिया हमें एशिया का ब्राजील बुलाती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फुटबॉल की गाड़ी हमारे देश में पटरी से उतर गई और फिर कभी दोबारा लौटी ही नहीं। स्टेडियम खाली, टैलेंट बर्बाद, करप्शन, पॉलिटिक्स, जीरो विजन, सब ने मिलकर इंडियन फुटबॉल को खत्म कर दिया। भारत में इस खेल की कहानी क्या है? कैसे फुटबॉल ने भारत में अपने पैर जमाए? कैसे भारत में फुटबॉल की कहानी एक सुनहरे सपने से शुरू होकर एक दर्दनाक अंत तक पहुंच गई है, जो आज मदद की गुहार लगाती है। ये कहानी है भारतीय फुटबॉल की शुरुआत की, सक्सेस की और फिर लगातार गिरावट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरगांव और मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। 1850 के दशक में जब भारत में ब्रिटिश रूल था, तब फुटबॉल यहां आया। ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी इसे खेलते थे और फिर वहीं से धीरे धीरे यह खेल भारत के इलीट क्लास के लोगों में भी लोकप्रिय हुआ। 1872 में कोलकाता FC नाम का पहला क्लब बना, जो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब था। हालांकि आज यह क्लब एक्टिव नहीं है। इसी साल नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जिन्हें भारतीय फुटबॉल का पिता कहा जाता है, उन्होंने कोलकाता में फुटबॉल को बढ़ावा देना शुरू किया और अपने साथियों को फुटबॉल खेलने के लिए बोला। बच्चों का जोश देखकर यूरोपियन टीचर्स जो कलकत्ता के स्कूलों में पढ़ाते थे, उन्होंने नागेंद्र प्रसाद और उनके साथियों को इस खेल को कलकत्ता के आसपास के स्टूडेंट्स के बीच में प्रमोट करने को कहा। फिर 1888 में शिमला में डूरंड कप शुरू हुआ, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1889 में मोहन बगान एथलेटिक क्लब की स्थापना हुई, जो आज भी भारत का सबसे पुराना मौजूदा क्लब है। 1893 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी IFA बनी, जो मुख्य रूप से बंगाल में फुटबॉल को मैनेज करती थी। ये शुरुआती साल थे जब फुटबॉल भारत में जड़ें जमा रहा था और अपने पंखों को फैलाने की शुरुआत कर रहा था। 1924 में भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला, जिसमें भारत और ब्रिटिश मूल दोनों के खिलाड़ी थे और ये टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी। उस वक्त श्रीलंका का नाम कुछ और हुआ करता था। और फिर उसके बाद टीम 1938 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी गई। कोलकाता, मुंबई और मद्रास जैसे शहरों में क्लब बनने लगे और धीरे धीरे फुटबॉल लोगों के बीच में पहुंचने लगा। लेकिन अभी भी फुटबॉल नेशनल लेवल पर एक नहीं हो पाया था। हर तरफ क्लब या टीमें तो बनना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक एक कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी जो भारत में फुटबॉल को गवर्न कर सके और सबको एक छतरी के नीचे ले आए। फिर जाकर 1937 में आर्मी हेडक्वार्टर्स शिमला में 6 क्षेत्रीय फुटबॉल एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों ने मिलकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF की स्थापना की। AIFF फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर गवर्निंग बॉडी बना, जो आज तक बना हुआ है। लेकिन AIFF FIFA से 1947 तक नहीं जुड़ पाया था। लेकिन देश की आज़ादी के 1 साल बाद AIFF FIFA का भी मेंबर बन गया। FIFA वो बॉडी जो वर्ल्ड फुटबॉल को कंट्रोल करती है। AIFF का मकसद था नेशनल टीम को मजबूत करना और टूर्नामेंट्स आयोजित करना। AIFF के बाद राज्य स्तर पर कई एसोसिएशंस बनी, जैसे वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, जो महाराष्ट्र की थी। लेकिन शुरुआती सालों में फंडिंग की कमी और संगठन की कमजोरी ने भारत में फुटबॉल के सामने कई चुनौतियां पैदा कर दी। लेकिन चुनौतियों से लड़ते हुए, पार पाते हुए 1940 के दशक से भारतीय फुटबॉल ने चमकना शुरू किया। 1948 में भारत ने अपना पहला ओलंपिक लंदन में खेला। फिर 1952 हेलसिंकी में, 1956 मेलबर्न और इस ओलंपिक्स में हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और चौथे स्थान पर रही। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी ओलंपिक उपलब्धि है। फिर उसके बाद हमारी टीम ने 1960 रोम ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया।
उसके बाद 1964 से लेकर 1988 तक हमारी फुटबॉल टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई तक ही नहीं कर पाई। ये दिखाता है कि कैसे 30 से 40 सालों के अंदर भारतीय फुटबॉल ऊपर भी गया और वहां से धड़ाम से नीचे भी गिरा। दूसरी तरफ फीफा के वर्ल्ड कप भी थे, जहां भारत 1950 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया लेकिन हिस्सा नहीं ले सका। इसकी भी एक अपनी कहानी है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण सामने आते हैं कि क्यों भारत फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सका, जबकि उस वक्त टीम बहुत बेहतर कर रही थी। पहला इसलिए क्योंकि भारतीय टीम के पास ट्रैवल के पैसे नहीं थे और अपनी टीम को उतना दूर भेजना भी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं लगा। लेकिन ये तथ्य गलत साबित होता है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स ने ट्रैवल के आधे से ज्यादा पैसे देने की बात कही थी कि आप आइए, हम आपके पैसे देंगे। वो वर्ल्ड कप ब्राजील में हो रहा था। फिर हिस्सा ना लेने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि फीफा ने नंगे पैर खेलने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी उस वक्त तक नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे। कोई स्पाइक्स का जमाना नहीं था, एडिडास मार्केट में आ चुका था, लेकिन भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के पास कोई स्पाइक्स, कोई बूट्स नहीं थे। वो नंगे पैर बैंडिंग करके पैरों पर फुटबॉल खेला करते थे। फिर कुछ कारण ये भी बताते हैं कि टीम सिलेक्शन में बात नहीं बनी और कमेटी के बीच विवाद हो गया और ऐसे ही भारत का फीफा खेलने का एक बड़ा मौका चूक गया। लेकिन एशियन गेम्स में हमारा जलवा लगातार था। 1951 दिल्ली एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। ईरान और इंडोनेशिया को उस एशियन गेम्स में हराया था हमने। 1962 जकार्ता में दूसरा गोल्ड और 1970 में ब्रॉन्ज मेडल। 1964 एएफसी एशियन कप में हम रनर रहे और ये सारे साल भारतीय फुटबॉल के सुनहरे दौर थे। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय फुटबॉल टीम जल्द ही दुनिया की फुटबॉल पर राज करने वाली है, अपना नाम बनाने वाली है वर्ल्ड फुटबॉल में। लेकिन एक चीज हमेशा से खली, इन सालों के दौरान भारत की टीम फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल रही थी। लेकिन एशिया में टीम का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था। खिलाड़ी जैसे चुनी गोस्वामी, पीके बैनर्जी और तुलसीदास बलराम स्टार थे। एशिया में भारत को ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था। लेकिन ये चमक ज्यादा दिन नहीं टिकी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय फुटबॉल जो इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आएगा। 1970 के दशक से भारतीय फुटबॉल का पतन शुरू हुआ। लेकिन क्यों, जब टीम इतना अच्छा कर रही थी? बहुत शानदार खिलाड़ी भी थे, टीम ने दुनिया को अपनी काबिलियत भी दिखा दी थी। लेकिन फिर ये डिक्लाइन कहां से और क्यों? कारण बहुत सारे थे। सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अच्छे स्टेडियम्स का ना होना, ट्रेनिंग सेंटर और एकेडमीज नहीं थी। खिलाड़ी गांवों और छोटे शहरों से आते थे, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती थी। ग्रासरूट डेवलपमेंट कमजोर था। यंग लेवल पर टैलेंट की पहचान और ट्रेनिंग की कमी थी, या यूं कहें कि एक प्रॉपर रोड मैप तैयार नहीं किया गया था कि हम भारत में कैसे फुटबॉल को लगातार बढ़ावा देंगे। कोचिंग में भी समस्या थी। ऐसे कोचेस नहीं थे जो यूरोप की लगातार बढ़ती और बदलती फुटबॉल की पेस को मैच कर सकें और उस हिसाब से भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेन कर सकें जो इंटरनेशनल लेवल की फुटबॉल खेली जा रही थी। और यहीं से वो खाई लगातार बढ़ती गई जो कभी भर ही नहीं पाई। ये वही बात हो गई मानो तेज रफ्तार से चलती साइकिल के टायरों में पंक्चर लग जाना। जो बंद हो जाता है, एक नहीं कई बार भी बन सकता है, लेकिन हर बार जब वो बनता है तो टायर की हालत खराब होती जाती है और फिर टायर बदलना होता है। और जो बच्चा वो साइकिल चला रहा होता है उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। लेकिन भारतीय फुटबॉल में पंक्चर तो बहुत लगे, लेकिन जब टायर बदलने की बात आई तो वो कभी नहीं बदला गया और इसलिए वो रफ्तार भी कभी नहीं बढ़ पाई। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद क्रिकेट ने मीडिया, स्पॉन्सरशिप और जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फुटबॉल इन सब में खो गया क्योंकि फुटबॉल की टीम के पास कोई वर्ल्ड लेवल की उपलब्धि नहीं थी। एशिया में जलवा था, देश में फुटबॉल का क्रेज भी था, लेकिन अगर आपने फीफा नहीं खेला और दुनिया को नहीं बताया कि आपकी फुटबॉल की टीम में कितनी काबिलियत है, तो फिर शायद उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट ने अपने पंख फैला दिए थे। क्रिकेट ने 1983 का वर्ल्ड कप जीतकर बता दिया कि भारतीय क्रिकेट में कितना पोटेंशियल है। फुटबॉल इन सब में खो गया। हर घर के बच्चों के हाथ में बैट और बॉल दिए जाने लगे। फुटबॉल को नजरअंदाज कर दिया गया। इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट की कमी होने लगी। एआईएफएफ को सरकारी फंड मिलते थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना हो तो किसी बॉडी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात हम सबको पता है। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी कम हो गया क्योंकि किसी को फुटबॉल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि क्रिकेट देश में छा गया था और देश का पहला खेल बन गया था। हम फ्रेंडली मैचेस कम खेलने लगे, जिससे खिलाड़ी पिछड़ गए। जिसकी बात हमने पहले की कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लगातार फुटबॉल की पेस बदल रही थी, फुटबॉल खेलने का तरीका लगातार चेंज हो रहा था, उस लेवल को हम कभी मैच ही नहीं कर पाए, या उसके पीछे भी चलते तो बात बन जाती, लेकिन उससे हम बहुत दूर रह गए।
इन बीच कई डोमेस्टिक लीग्स बनाई गई, लेकिन वो सारी भी अनस्टेबल थी। प्लानिंग की कमी थी और फंडिंग की समस्या तो लगातार बनी ही हुई थी। 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग बनी, जो 2007 में आई लीग बन गई, लेकिन इसमें लगातार बदलाव और प्लानिंग की कमी रही और ये लीग कभी भी वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई जो पटरी से फुटबॉल की उतरती गाड़ी को दोबारा से पटरी पर ला दे। ऐसा नहीं था कि टीम कुछ जीत नहीं रही थी, इन सालों में टीम लगातार कुछ ना कुछ जीत रही थी, लेकिन एक वक्त पर जो टीम एशिया की बेहतरीन टीम हुआ करती थी, जिस टीम को एशिया का ब्राजील कहा जाता था, एशियाई गेम्स में नाम होता था, मेडल होता था, आज वो टीम छोटे मोटे टूर्नामेंट्स जीत रही है। दूसरी तरफ आईएफएफ हमेशा पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस और करप्शन से घिरा रहा और अक्सर विवादों से नाता रहा। कहानी अगर थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2022 में फीफा ने आईएफएफ को सस्पेंड भी कर दिया, क्योंकि एआईएफएफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था। कहानी पर दोबारा आते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि समय के साथ गिरते भारतीय फुटबॉल की दशा को सुधारने के लिए प्रयास नहीं किया गया, लेकिन जो डिसीजंस लिए गए या प्लानिंग की गई, उनके एग्जीक्यूशन और स्टेबिलिटी को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है। सबसे पहला डिसीजन तो 1996 में एआईएफएफ ने नेशनल फुटबॉल लीग शुरू करके ही लिया था, जो हमने आपको ऊपर पहले बताया, जिससे भारत में प्रोफेशनल फुटबॉल की शुरुआत थी। फिर 2007 में इसे आई लीग नाम दे दिया गया, लेकिन इसमें इतनी कमियां थी कि हालात सुधारने के बजाय और बिगाड़ गया। युवाओं का भरोसा भारतीय फुटबॉल से उठने लगा। इस लीग में प्रोफेशनलिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस की भयंकर कमी थी और फिर ये लीग भी वेंटिलेटर पर पहुंच गई। वो लीग जिसे फुटबॉल को भारत में उठाने के लिए लाया गया, वो खुद वेंटिलेटर पर पड़ी थी। अब सोचिए कि कितनी बड़ी खाई है भारतीय फुटबॉल के अंदर। लेकिन फिर 2014 में एक सुनामी आई आईएसएल की नाम की, इंडियन सुपर लीग। एक ऐसी उम्मीद जगी कि सबको लगा कि अब भारत में फुटबॉल का दौर आएगा और ये हमारे देश के खेल के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति और बदलाव बनेगा। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत आईएमजी, रिलायंस, स्टार स्पोर्ट्स और एआईएफएफ तीनों ने मिलकर की। आईएसएल ने शुरुआत में क्रांति लाई, बेहतर पिचें, शानदार ब्रॉडकास्ट, क्वालिटी खिलाड़ी और अच्छी सैलरी भी। विदेशी सुपरस्टार्स रॉबर्टो कार्लोस और मार्को माटोराजी जैसे प्लेयर्स ने भी हिस्सा लिया। खूब लोग मैचेस देखने आए। आईएसएल देखने के लिए पहले सीजन में फैंस स्टेडियम्स में टूट पड़े। आईएसएल दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चौथी लीग भी बन गई जिस साल इसकी शुरुआत हुई थी। अब एक ऐसी उम्मीद थी जैसे मानो रेगिस्तान में साफ पानी का तालाब आ गया हो। कुछ सालों पहले तक जैसा भारतीय फुटबॉल का हाल था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत में फुटबॉल के नाम पर स्टेडियम खचाखच भर सकते हैं। लोग कहते थे यहाँ तो सिर्फ क्रिकेट चलता है। फिर आया आईएसएल और सब बदल गया। आईएसएल का पहला मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ और 65,000 लोग वो मैच देखने आए थे। टाइम के डेटा के अनुसार पहले हफ्ते में ही 170 मिलियन से ज्यादा लोगों ने आईएसएल के मैचेस देखे और ये आईपीएल के पहले हफ्ते में जो व्यूवरशिप आई थी उससे बस थोड़ा ही कम थी। दुनिया हैरान रह गई कि भारत की लीग चौथी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग बन गई। लोग स्टेडियम्स में भर भर के आ रहे हैं। बुंडेसलीगा, प्रीमियर लीग, ला लीगा के बाद नाम था हमारी आईएसएल का। आईएसएल को खूब प्रमोट भी किया गया। क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स सब मैचेस में आते थे, स्टैंड्स में बैठकर टीमों के लिए चीयर करते थे और कुछ सेलिब्रिटीज ने तो आईएसएल की टीम्स भी खरीदी थी, जिससे इस लीग को प्रमोट और मार्केट करना और आसान बने। आईएसएल ने यूथ डेवलपमेंट पर फोकस किया, ग्रास रूट प्रोग्राम्स भी शुरू किए। 2022 में आईएसएल को एकमात्र टॉप टियर लीग बनाया गया और आई लीग से प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम जोड़ा गया। ये सिस्टम फुटबॉल लीग्स में होता है जिसमें टूर्नामेंट्स डिवीजन स्ट्रक्चर पर बांटे गए होते हैं। फर्ज करिए किसी एक सीजन में कोई टीम आईएसएल में अच्छा नहीं करती तो एक डिसाइडेड पॉइंट्स तक नहीं पहुंचती है, तो उसे आईएसएल से हटाकर आईएसएल के बाद आने वाली नंबर 2 लीग में भेज दिया जाता है और जो टीम वहां अच्छा करती है वो आईएसएल में अपनी जगह बना सकती है। तो फुटबॉल में प्रमोशन और रेलीगेशन का नियम लगभग ऐसे ही काम करता है हर लीग में। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है, इसमें और भी कई सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। आईएसएल में निवेश बढ़ा, क्लबों में प्राइवेट फंड भी आए। जैसे अंबानी ग्रुप का आईएसएल में बड़ा योगदान रहा। फंड आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार भी हुआ। फीफा फॉरवर्ड प्रोग्राम से एआईएफएफ को फंड भी मिले, क्योंकि फीफा को इस लीग के आने से भारत में एक बार फिर फुटबॉल के लौटने की उम्मीद दिखाई दी। नए स्टेडियम भी बने। लेकिन धीरे धीरे जैसे सीजन्स आगे बढ़ने लगे, क्लब्स घाटे में चलते गए। लेवल ऑफ फुटबॉल भी इस लीग में बढ़ने के बजाय एक ही जगह रुक गया, जिसको स्पोर्ट्स की भाषा में प्लेट्यू कहते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू जो आता था वो प्लेयर्स की सैलरी कवर नहीं कर पाता था और अब कोई भी टीम का मालिक अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं। इसलिए विदेशी फुटबॉलर्स भी लीग में कम हुए और विदेशी बड़े नाम तो खो गए। धीरे धीरे आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आईएसएल 2025-26 सीजन को होल्ड कर दिया गया है। 10 सालों में लीग खो गई, लेकिन आईएसएल के डूबने के पीछे
कारण क्या रहे ये भी जानना जरूरी है। पैसा खत्म हो गया, हर टीम को साल में करोड़ों का घाटा होने लगा, टिकट नहीं बिकते थे, टीवी पर कोई देखता नहीं था, स्पॉन्सर भाग गए। पहले जियो पैसा डालता था लेकिन अब कोई नहीं डाल रहा है, खिलाड़ियों को सैलरीज नहीं मिली। ये सब कम नहीं था कि अब AIFF और FSDL यानी फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसे ISL को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, इनके बीच भी झगड़ा शुरू हो गया। कारण था मास्टर राइट्स एग्रीमेंट MRO को लेकर। क्लबों का कहना है कि AIFF लीग ऑर्गेनाइजेशन में फेल हो रहा है, खिलाड़ियों में बहुत कंफ्यूजन है, कोई साफ रोड मैप नहीं है। और यही नहीं, अब ये लड़ाई कोर्ट तक भी चली गई है। अब सोचिए अगर कंपनी के ओनर आपस में ही लड़ने लगेंगे तो एम्प्लॉइज का क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही हुआ AIFF और ISL के साथ, और कुछ यही हाल अब भारतीय फुटबॉल की लीग के साथ हो रहा है। आज दिसंबर 2025 में भारतीय फुटबॉल सबसे बुरे दौर में है। फीफा रैंकिंग 142वें पर पहुंच गई है, 2016 के बाद सबसे कम। नवंबर 2025 में बांग्लादेश से 1-0 से हारे, उसके बाद 6 स्थान की गिरावट आई। अब हमारी नेशनल टीम अफगानिस्तान से भी ड्रॉ खेलती है या कभी कभी मुकाबले हार भी जाती है। टीम में कंसिस्टेंसी के नाम पर मजाक बाकी रह गया है। 2023 से कोई कॉम्पिटिटिव जीत ही नहीं मिली है। 2 साल का समय हो गया लेकिन भारतीय फुटबॉल ने किसी भी कॉम्पिटिटिव मैच में जीत हासिल नहीं की है। सोचिए भारतीय फुटबॉल का स्तर आज कहां है। भारतीय फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है। फीफा फंड से कुछ सुधार हुए लेकिन ग्रास रूट में कुछ भी नहीं हुआ। स्काउटिंग टीम्स क्या कर रही हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल टीम के कोचेस आए दिन बदलते रहते हैं क्योंकि उनकी AIFF से बात नहीं बनती, उनका झगड़ा हो जाता है और फिर उन्हें निकाल दिया जाता है। मनोलो मार्कीज इसका अभी रिसेंट एग्जाम्पल है। अब खाली जमील को कोच बनाया गया है, देखते हैं कि उनका टेन्योर कब तक चलता है। पोटेंशियल बहुत है क्योंकि युवा टीमों में सफलता मिली है। जैसे साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत ने 7 खिताब जीते हैं और हाल ही में प्रदर्शन कमाल का रहा है। अंडर 23 में भी भारतीय फुटबॉल टीम कमाल की फुटबॉल खेल रही है, लेकिन सीनियर टीम में यही ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है। और ये वही खाई है जो ना AIFF को दिखाई देती है और ना ही स्काउटिंग टीम्स को उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्क पड़ता तो शायद टैलेंट्स निकल कर आते, नेशनल टीम बेहतर करती और भारतीय फुटबॉल आगे बढ़ता। ऐसा ना होता कि हमारे फुटबॉल इतिहास के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक सुनील छेत्री को रिटायरमेंट से यू टर्न लेना पड़ता, क्योंकि सच तो सबको पता है कि अगर वो गए तो हमारे पास क्वालिटी स्ट्राइकर्स है ही नहीं। कुछ नाम जरूर हैं जो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन टीम 11 खिलाड़ियों से चलती है और फुटबॉल पूरे देश के टैलेंट और उसकी गवर्निंग बॉडी से। लेकिन हमारे यहाँ ये सच कड़वा है। तो ये थी कहानी भारतीय फुटबॉल की कि कैसे देश में फुटबॉल आया और कैसे उसके साथ मजाक किया गया। अब इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताइए कि क्या भारतीय फुटबॉल एक बार फिर से उगते सूरज की तरह सामने आएगा और भारत में फुटबॉल की दशा बदलेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। खबर गांव को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।